नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सहकारी समिति कर्मचारियों ने किया धान खरीदी का विरोध, 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। नक्सलियों द्वारा अपहरण किए गए नेगलाल का मिला कंकाल, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश शासन के विरोध में जिला पंचायत और जनपद सदस्य ने दिया धरना। छिंदवाड़ा में किया अतिथि विद्वानों ने विरोध प्रदर्शन, नियमितीकरण के लिए की आवाज बुलंद। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर कार्यवाही, वैशाली राजपुरोहित के कारखाने के भट्टे सीज। कलेक्टर ने किया वेनगंगा नदी छोटे पुल स्टाफ डैम का निरीक्षण, अधिकारियों से की चर्चा। दुष्कर्म के मामले में 84 बाबा को आजीवन कारावास, झाड़ फूंक के नाम पर घटना को दिया था अंजाम। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा की बेहतर परिणाम देने कलेक्टर ने ली प्राचार्यों की बैठक। और जिले भर में शिक्षकों ने जताया 20-50 फॉर्मूले के तहत 16 शिक्षकों के आवश्यक सेवानिवृत्ति का विरोध। और अब खबरें विस्तार से। चित्रकूट यूनिवर्सिटी के माध्यम से जिले के तमाम विकास खंडों में BSW का कोर्स संचालित किया जा रहा है, लेकिन आधा सत्र बीत जाने के बाद भी छात्रों को यूनिवर्सिटी के द्वारा पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं को अध्ययन कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में छात्राओं ने बताया कि पाठ्य पुस्तक के न आने की वजह से वे अपने सीनियर से मदद लेकर अध्ययन कार्य पूर्ण कर रही हैं। वहीं मेंटर AK जॉर्ज ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों को लेकर पत्र लिखा गया है और जल्द ही पुस्तकें छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएंगी। और हमारे ऑफिस के माध्यम से हम लोगों को BSW कराया जा रहा है और मेरा ये फाइनल है, इस साल फाइनल है मेरा। और बुक तो हमेशा ही मतलब हर साल से थोड़ी लेट होती है, लेकिन हम लोग अवेलेबल एक दूसरे से मांग के जब तक बुक नहीं आती जब तक हम लोग अपना कोर्स पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपने स्टाफ से बताया कि हमारे पास बुक्स नहीं? हाँ, हमारे स्टाफ ने, हमारे सरों ने, सबने बताया मेंटर्स ने कि बुक आने में अभी थोड़ा सा टाइम है आपको, आप एक दूसरे से मैनेज करके और कोर्स को आगे करने की कोशिश करें, इसको पेंडिंग ना रखें। हर रविवार को लगता है 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक क्लासेस होती हैं, जिसमें हमारे पास 6 मेंटर्स हैं। 6 अपने अपना विषय को पढ़ाते हैं 3 क्लास में। हर मेंटर को 2 क्लास पढ़ानी पड़ती हैं और बाकी सप्ताह भर इनकी ये जो है कॉन्टैक्ट क्लास कहलाती हैं, तो ये अपनी पढ़ाई खुद करते हैं किताबों के माध्यम से। कह रहे हैं हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अभी चिट्ठी भी भेजी हमने वहाँ यूनिवर्सिटी, क्योंकि सतना से आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन गई नहीं थी। हमारी पिछली बार बात हुई थी यूनिवर्सिटी में, तो उनका कहना था कि हमारे पास सारे प्रदेश के जो लिस्ट है वो नहीं आई थी। फर्स्ट ईयर का नया एडमिशन हुआ था, तो इसलिए किताबें भेजने में थोड़ा विलम्ब हुआ। नहीं, हम उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी विलम्ब हो गया। नहीं, इस बार लेट शुरू हुआ। अच्छा, क्लासेस भी लेट शुरू हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनवरी 2019 में पंचायत स्तर पर करीब 1014 स्वच्छताग्राही एवं संकुल स्वच्छताग्राही की पदस्थापना की गई थी, जिन्हें करीब 3 माह का मानदेय प्रदान नहीं किया गया। वहीं इन लोगों को अन्य योजनाओं से भी जोड़ा नहीं गया, जिसको लेकर स्वच्छताग्राही संगठन के द्वारा गर्रा स्थित शंकर घाट में बैठक लेकर अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने जिले को ODF करने में अपना अहम योगदान दिया है, इसके बावजूद भी उन्हें तमाम योजनाओं से दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो संगठन के माध्यम से कड़े निर्णय लिए जाएंगे। हमने ODF कार्यक्रम को संपन्न कराने में पूरा सहयोग निष्ठापूर्वक अपना योगदान दिए सभी स्वच्छाग्रहियों ने। तो हम अब हमें काम से वंचित कर दिया गया है और जो भी शासन दे रही है, जैसे पंचायत सखी का आया है, GPDP का है और पंचायत सखी में जो हर ग्राम सेवा केंद्र है, पेंटिंग कार्य भी स्वच्छाग्रही को देना था। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जिससे स्वच्छाग्रहियों को वंचित कर दिया गया है। उनको सिर्फ स्वच्छता के लिए
जीपी से हटा दिया गया है और अभी जो सहायिका की पोस्ट निकाली गई है, ये जब निकाली गई है, जब हम भी काम कर रहे हैं 3 माह हो गया 6 माह हो गया समथिंग काम कर रहे हैं और हमें लास्ट में इन सब चीज़ों से वंचित किया जा रहा है और अभी 3 माह से हम खाली पीली पड़े हुए हैं। तो हमारी भी कुछ मांगे हैं वो पूरी करना चाहिए। जो बहुत किसके माध्यम से आपकी नियुक्ति हुई थी, पदस्थापना हुई थी? ये पंचायत विभाग के द्वारा, जनपद पंचायत कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं? समथिंग 600 के आसपास है। 600 के आसपास। आप लोगों का मुख्य कार्य क्या दिया गया था? हमारा मुख्य कार्य था हमारा शौचालय विभाग से स्वच्छता मिशन के अंतर्गत काम करना। अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी दिक्कत वही आ रही कि अभी सब वंचित कर दिया गया, हमें मानदेय रोक दिया गया हमारा बहुत सारा, और सबको जो मानदेय है किसी को कम किसी को ज़्यादा मिला है, जो समान मानदेय नहीं मिला है किसी को भी। लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिलकोना में बीती रात पुलिस की टीम ने एक नर कंकाल बरामद किया है। यहां मौके पर लुंगी बनियान सहित अन्य कपड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस के द्वारा इस नर कंकाल का पोस्टमार्टम कराकर उसे डीएनए टेस्ट के लिए भोपाल भेजा जाएगा। इस घटना को 17 नवंबर को नक्सलियों द्वारा अपहरण किए गए नेगलाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस की माने तो मौके पर मिले कपड़े से नेगलाल की पत्नी ने नेगलाल के शव होने की पुष्टि की है, लेकिन पुलिस के द्वारा डीएनए टेस्ट के बाद ही यह स्पष्ट किया जाएगा कि नर कंकाल किस व्यक्ति का है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान डीआईजी रविशंकर डहरिया ने कहा कि बीती रात सूचना प्राप्त होने पर एसपी अभिषेक तिवारी के माध्यम से पार्टी को मौके पर भेजा गया था, जहां पर कुछ मानव अस्थियां मिली हैं और वहीं लुंगी बनियान सहित अन्य कपड़े भी बरामद किए गए हैं, जिसको लेकर नेगलाल की पत्नी ने नरकंकाल को नेगलाल का ही होना बताया है, लेकिन यह डीएनए टेस्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उन्होंने कहा कि नरकंकाल का पोस्टमार्टम करवाया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर में संचालित ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर HC हनवत के मार्गदर्शन में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिसंबर को एड्स जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली नर्सिंग कॉलेज परिसर से प्रारंभ हुई, जो राज्य मार्ग क्रमांक 26 से होते हुए मानपुर बस स्टैंड, हाई स्कूल रोड सहित नगर मुख्यालय के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा पहुंची, जहां अपना इलाज करवाने आए हुए क्षेत्रीय मरीजों व उनके परिजनों को एड्स बीमारी के संबंध में जानकारियां प्रदान की गई, जिसके बाद रैली वापस कॉलेज परिसर पहुंचकर समाप्त हो गई। एड्स संबंधी जो भयानक रोग है, इस रोग के बचाव कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी जनता को देने के लिए ये रैली निकाली गई थी। ये बच्चे लोग जो नर्सिंग के जो बच्चे थे, ये मोस्टली जितनी प्रमुख गलियां हैं लालबर्रा शहर की, उसमें भ्रमण करते हुए जनता को एड्स संबंधी जानकारी दी। वारासिवनी के शासकीय शंकर साब पटेल महाविद्यालय वारासिवनी में पदस्थ अतिथि विद्वानों ने 2 दिसंबर को महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय के अतिथि विद्वान द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने सामूहिक अवकाश की सूचना दी। अतिथि विद्वानों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपने वचन पत्र की कंडिका 17.22 में अतिथि विद्वान को नियमितीकरण को पूर्ण करने की बात कही गई थी, जिस पर सरकार द्वारा वर्तमान तक किसी प्रकार से कोई नीति नहीं बनाई गई है, ना ही किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही की गई है, जिसके विरोध में 3 दिसंबर से मध्य प्रदेश अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में शासन की गलत नीतियों के विरोध में 3 दिसंबर से छिंदवाड़ा में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया गया है। हमारे कॉलेज में क्या हुआ है कि अतिथि विद्वान जो है वो लगातार 20-25 सालों से लगातार सेवाएं देते जा रहे हैं और इनकी मांगों को वचन पत्र में सरकार के द्वारा शामिल किया गया, लेकिन आज दिनांक तक इस तरह की किसी भी मांगों को माना नहीं गया है और इसके संदर्भ में किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी जी के द्वारा हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दी जा रही है और उसका लगातार जो है हमारे अतिथि विद्वान भाई जो हैं उनकी इस नीति का शिकार होते जा रहे हैं। लगातार 15-20 सालों से जो लोग सेवाएं देते हुए आ रहे हैं, जो नेट हैं, स्लेट हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, उनकी मांगों को वचन पत्र में शामिल किया गया। वह वचन पत्र में शामिल किए जाने के बाद आज दिनांक तक उनके बारे में किसी तरह का कुछ भी
कागजी कार्रवाई नहीं की गई, उनके लिए कौन सी? जो ज्ञापन देने का मूल उद्देश्य था कि चुनाव के पूर्व कांग्रेस सरकार ने वचन पत्र 17.22 में कहा था कि जो महाविद्यालय में अतिथि विद्वान है उनको नियमित करेंगे। तो आज सरकार के आने के बाद 1 साल लगभग हो रहा है, सरकार अपना वचन पत्र पूर्ण नहीं कर रही है, बल्कि अतिथि विद्वान को निकालने का पूरा प्रयास कर रही है। अभी जो PSC से चयनित हुए अतिथि विद्वान के स्थान क्या है उनको फॉलन आउट कर दिया गया है और उनके लिए कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई गई। इससे पूरे अतिथि विद्वान परेशान है और व्यवस्था समाप्त करने की बात की जा रही है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा MA, MSc सहित अन्य संकाय के पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथि 7 दिसंबर की घोषणा कर दी है, जिससे छात्र छात्राओं में आक्रोश व्याप्त है। हमारी एग्जाम अभी नवंबर में सितंबर में ही हुई है, 1-1.5 महीना ही हुआ है, कल क्लास स्टार्ट हुई है तो एग्जाम फॉर्म आ गए, एग्जाम डेट आ गई, 4 दिन हुआ है, बस 4 दिन में हम कैसे पढ़ लेंगे इतने जल्दी। तो अभी आपकी क्लास लग रही नहीं लग रही है कि टीचर छुट्टी पर है अभी। कितने दिन से चल रही है? 1 सप्ताह हो गया है हम लोग। 1 सप्ताह से आपकी क्लासें नहीं लगी है। बाकी क्लास लगी तो उसमें 1 यूनिट ही हुई है सब टीचरों की, उसके आगे नहीं हुई है कुछ। और ये वाले सेमेस्टर में कितने यूनिट आना है आपको? 5 यूनिट आना है। और 1 यूनिट पढ़ा है, 4 यूनिट अभी पढ़ाए नहीं है, तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको? हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे? हमारे पास नोट्स अरेंज नहीं है अभी कुछ। 4 दिन में हम कैसे पढ़ लेंगे पूरी 5 यूनिट? छात्र छात्राओं ने बताया कि 17 सितंबर से द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ हुई थी, जिसका समापन MSc मैथ्स का 28 सितंबर, बॉटनी जूलॉजी 26 सितंबर और केमिस्ट्री 6 नवंबर सहित अन्य कक्षाओं की परीक्षा संपन्न हुई है, जो परीक्षाएं जून जुलाई में आयोजित की जानी थी। 6 नवंबर को एग्जाम खत्म हुई थी MSc सेकंड सेम की, और अभी आपकी फर्स्ट सेम की जो AT-KT थी उसके एग्जाम हमने अभी 23 तक दिए और हमारे अभी 7 दिसंबर को डेट आ गई है एग्जाम की, थर्ड सेम की। तो आपका कोर्स हो गया क्या? नहीं, हमको सिलेबस तक नहीं पता। टीचर्स आते पर अभी टीचर स्ट्राइक पे है, आज फिर से स्ट्राइक पे, तो हमको सिलेबस तक नहीं मिला। अतिथि विद्वान अपने को रेगुलर करवाने के लिए हड़ताल पर जाने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। देखिए, पढ़ाई तो चल रही थी और एग्ज़ाम का सवाल है तो ये विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित होते हैं सारे एग्ज़ाम, तो विश्वविद्यालय ने काफ़ी लेट कर दिया है एग्ज़ाम। अभी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है वो अभी समाप्त हुआ है, नया डेट भी आ गया है अगले सेमेस्टर के लिए। तो ये दिक्कत तो है क्योंकि कोर्स अभी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं है और ऊपर से फिर अतिथि विद्वान भी चले गए हैं हड़ताल पे, तो इसलिए पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है। पर हम यही आशा कर रहे हैं कि शासन इस पर ध्यान देगा और जल्द से जल्द इनका हड़ताल खत्म होगा अतिथि विद्वानों का। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सावंगी के भोला टोला निवासी पंच ओमकार पटले की 36 वर्षीय पत्नी शकुंतला पटले का शव 2 दिसंबर को पड़ोसी के कुएं में मिला, जिसकी सूचना से सावंगी सहित आसपास के ग्रामीणों की भीड़ लगने लगी, जिसकी सूचना पर वारासिवनी पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई को अंजाम देकर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। वो हमारी सिस्टर ने बताई, मैं नहा रहा था, हम लोग ढूंढने गए थे बाहर, यानी मतलब सवेरे यानी शाम में, तो आज मतलब सवेरे 11-12 बजे करीब आए। फिर मैं नहा रहा था, उतने में सब लोग बैठे थे, मेरे घर से घर ही चिपका हुआ है, तो देखे तो इसे हल्ला किए जब मेरे को मालूम हुआ। तो लापता थे क्या? 30 तारीख से। लालबर्रा स्थानीय तहसील कार्यालय में 2 दिसंबर को शाम 5 बजे राज्य शिक्षक संघ लालबर्रा के तत्वाधान में शिक्षकों के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली को ज्ञापन सौंपकर 20-50 फॉर्मूले के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश निरस्त किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान शिक्षकों ने शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय के इस आदेश का विरोध करते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की मांग की। सरकार ने अभी जो 20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की उम्र के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तहत हमारे 16 शिक्षकों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। उसी के विरोध में हम शासन की तानाशाही नीति के विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में और पूरे प्रदेश के सभी विकासखंड स्तर पर हम अपने हक और अधिकार के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ने के लिए और शिक्षक की गरिमा को बनाए रखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर पूरे
विकासखंड के हमारे शिक्षक साथी शासन के आदेश का विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन पर विकास की राशि रोकने, बजट आवंटन नहीं करने का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्य और अध्यक्षों द्वारा मिलकर एक दिनी धरना प्रदर्शन और हड़ताल की गई। जो हमारी जिला पंचायत जनपद की जो राशि है वो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने हमसे वादा किया था। हमारा कहना है कि जितनी पहले से निर्धारित थी वो दे दी जाए, लेकिन अब समय कम है और जो हमारा मतलब जो कई हमारे माननीय सदस्यों ने जो जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने बताया कि जनपद, जिला पंचायत, पंच और सरपंच मिलकर शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाते हैं, लेकिन इन योजनाओं के लिए शासन ने राशि 1 साल से आवंटित नहीं की है, जैसे ग्रामीण स्तर पर विकास कार्य रुके हुए हैं। इसके विरोध में सभी ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। ये हम मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ में एक दिवसीय हमारे सारे जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष, जनपद के सदस्य मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव को 1 साल हो गया है, लेकिन हमारी जो राज्य वित्त आयोग की राशि है जो अपने जिला पंचायत क्षेत्र के माध्यम से विकास के कार्यक्रम, गांव के सर्वांगीण विकास के लिए जो देते हैं, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी। और जैसे बस कभी बोलते हैं कि हमारा आगामी आदेश तक के मतलब इसको खर्च नहीं करते, ऐसा करते करते अभी तक के पूरा समय उन्होंने खराब किया है। तो हमारी मांग है कि जो हमारा अधिकार है वो हमारा अधिकार तो मिले। तिमाही परीक्षा में 30% से कम रिजल्ट देने वाले जिले के 16 स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। कैसे उन्हें 6 माही परीक्षा तक छात्रों को पढ़ाना है और रिजल्ट सुधारना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सहायक परियोजना समन्वयक राजेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि तिमाही परीक्षा में 50% देने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सुपर 1000 मिशन 1000 के अंतर्गत ऐसे विद्यालय जिनका चयन जो है वो 1000 उन्नत किस्म के विद्यालय बनाने हैं पूरे प्रदेश भर में। अभी 1034 विद्यालयों का चयन हुआ है। उन विद्यालयों में तिमाही परीक्षा में देखा गया कि उनका परीक्षा परिणाम 50% से कम आया है। ऐसे हमारे ज़िले में 16 विद्यालय हैं जिनका सुपर 1000 में चयन हुआ है। उनके शिक्षकों को यहाँ बुलाया गया है और सुपर 1000 के जो हमारे ज़िले के OIC हैं श्री अजय वर्मा जी, वो यहाँ आए हुए हैं और वो इन शिक्षकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि रिजल्ट कैसे रिजल्ट में कैसी प्रोग्रेस आएगी, कैसे बढ़ाया जाएगा, उस पर वो उनका मोटिवेशन चल रहा है। यातायात विभाग द्वारा 1 दिसंबर से शुरू किए गए अपने विशेष अभियान के तहत मापदंड के अनुसार नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यातायात प्रभारी संजू कामले ने बताया कि अधिकांश ये होता है कि दुर्घटना के बाद वाहन चालक फरार हो जाते हैं, जिसमें जानकारी मिलती है कि वाहन के पीछे नंबर प्लेट नहीं थी या फिर नंबर प्लेट कैसे लगी थी, जिससे आसानी से पढ़ पाना बेहद मुश्किल था। इस कारण दुर्घटना घटित व्यक्ति को बीमा और अन्य राशि का लाभ तक नहीं मिल पाता। इन सब बातों को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। ये सभी गाड़ियों पे जिन पे नंबर प्लेट्स गलत लिखे हुए हैं और नंबर नहीं है, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। कंपनियों से गाड़ियाँ ले लेते हैं पर जो सॉल्ट पे टेम्परेरी नंबर है वो नहीं लिखवा रहे हैं। यदि कभी एक्सीडेंट होता है, नंबर नहीं होने के कारण हम गाड़ी ट्रेस नहीं कर पाते हैं और जो पीड़ित रहता है उसे बीमा से पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। इस कारण से हम जितने भी बिना नंबर की गाड़ियाँ हैं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं और जो नंबर काली प्लेटें लगाई हैं उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लंबे समय से लंबित प्रोफेसरों की नियुक्ति शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में 3 प्रोफेसर ने अपना पदभार संभाल लिया। इसके साथ ही वर्षों से अतिथि विद्वान के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों के लिए नया प्रश्न खड़ा हो गया है कि नए प्रोफेसर की नियुक्ति के बाद अतिथि विद्वान के अतिशेष होने पर उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। दूरभाष पर चर्चा के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि नए प्रोफेसरों की नियुक्ति के बाद सुविधा अनुसार अतिथि विद्वानों को खाली पदों के स्थान पर अपनी सेवाएं देनी होंगी। इसके लिए 1-2 दिन के भीतर वरिष्ठ स्तर से आदेश प्राप्त हो जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2 दिसंबर से शुरू की जाने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सहकारी कर्मचारियों ने विरोध कर दिया है।
यही नहीं, 3 दिनों के भीतर उनकी मांग पूरी नहीं की जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी तक दे दी है। 2 दिसंबर को धान खरीदी शुरू न करते हुए कर्मचारियों ने सहकारी मर्यादित बैंक की मुख्य शाखा में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि शासन धान खरीदी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। नतीजा 15 नवंबर से तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई और 25 नवंबर से तारीख बढ़ाकर 2 दिसंबर कर दी गई। लेकिन मैदानी स्तर पर शासन ने किसी भी तरह का सरकारी कर्मचारियों को सहयोग नहीं किया। नतीजा, उन्होंने धान खरीदी का विरोध कर दिया। क्योंकि अभी तक 169 केंद्रों में धान खरीदी होना था, वो डाटा अपडेट नहीं हुआ है, अभी तक सेंटरों की स्थापना नहीं हुई है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, ये विपणन अधिकारी डीएमओ, इनके द्वारा एक लाइन में चला जा रहा है कि 5 कैप में 45 सेंटर धान खरीदी करेंगे। वो सेंटरों में उनकी सोसाइटी में जहां पूर्व के सेंटर थे वहां बारदाने गिराए जा रहे हैं। ये कैसी विडम्बना है यदि वो ओपन कैप में सरकारी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने सीधा आरोप लगाया कि जिले के 169 केंद्रों में धान खरीदी के लिए पूरी तैयारी नहीं की गई है और डेटा तैयार नहीं किया गया है। यही नहीं, 5 कैब में 45 सेंटर में धान खरीदी करेंगे। यह बहुत अधिक हास्यास्पद और विरोधाभास वाला निर्णय है, क्योंकि इन सेंटरों में भी बारदाने गिराए जा रहे हैं, जिससे यह समझ नहीं आ रहा कि खरीदी कैब में होगी या सेंटर में। और एक ऑफलाइन ऑनलाइन में 1400 रुपए के बाद में यहाँ की निर्णायक कमेटी ने 1400 रुपए में धान बिकवा दी है, जो 350 रुपए का जो इजाफा आया है और हमारे कर्मचारियों के द्वारा संस्था प्रबंधक उपार्जन प्रभारी से वसूल करने के लिए ये आदेश फरमान हो चुका है और एक स्मरण पत्र भी। यही नहीं, बीते वर्ष ऑफलाइन ऑनलाइन के फेरे में 1400 रुपए समर्थन मूल्य धान खरीदी हो गई थी, जिसका पूरा जुर्माना कर्मचारियों पर लगाया गया। उस पर अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं किया गया। इन सभी बातों को देखते हुए कर्मचारी संघ ने धान खरीदी से इनकार कर दिया। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, यदि मांग पूरी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कर्मचारियों के विरोध से यह बात स्पष्ट हो गई है कि आगामी 2-4 दिनों के भीतर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। इसीलिए किसानों को अपनी फसल के उचित दामों के लिए अभी कर्मचारी और प्रशासन के बीच चल रही रस्साकस्सी समाप्त होने का पूरा इंतजार करना होगा। धान खरीदी में 165 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष थे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। 20 केंद्र अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। कुछ टेक्निकल समस्या NIC का है, उस कारण से कुछ केंद्र रुके हुए थे, वो भी आज दोपहर तक मेरी बात हुई है, वो आज दोपहर तक स्टार्ट हो जाएंगे। लॉकडाउन में सारे दिख गए हैं, केंद्र स्थापना सूची चल रही है। ऐसा मान के चलिए कि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो लोगों को समस्या होती है। परिवर्तन जो किया गया है वो किसानों के हित में किया गया है। मैं फिर से बोलूँगा कि परिवर्तन जो किया गया है वो किसानों के हित में किया गया है और यह परिवर्तन पूर्ण रूप से सोसाइटी के हित में भी है। ओपन कैप में जो धान है उसमें बारिश के कारण थोड़ा सा कई बार खराबी आ जाती है, तो मिलर्स ये चाहते हैं कि उनको गोदाम का धान दिया जाए। हम लोगों ने ये बोला है कि भाई जितना जो ओपन कैप का धान लेगा उतना ही उसे गोदाम में धान दिया जाएगा। इस कारण से रोक रखा है। कल से सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, क्या टाइम लगेगा? बिल्कुल कल से आज से शुरू हो जाएगी खरीदी, यहाँ पे बिल्कुल आज से शुरू हो जाएगी खरीदी। 2 दिसंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होना था, लेकिन कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर विरोध कर दिया और धान खरीदी शुरू नहीं हो सकी। इस कारण किसान दिन भर खरीदी केंद्रों में चक्कर लगाते दिखाई दिए। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जैसे बेहद संजीदा मुद्दे पर पद्मेश न्यूज की टीम ने जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर लिंगा खरीदी केंद्र का दौरा किया तो पता किया कि सुबह से किसान इस बात की पुख्ता जानकारी लेने खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे थे। वही धान खरीदी कैसे कब से ले रहे हैं करके। तो क्या जानकारी लगी कि नहीं लगी आपको? जानकारी लगी कि उसी के बारे में जा रहे हैं, बालाट करके बताएं। अच्छा, तो यहाँ धान खरीदी नहीं हो रही मतलब? अभी तो नहीं हो रही। अच्छा, क्यों नहीं कर रहे हैं बोलते धान खरीदी? वही है, वहाँ से अभी कुछ बारदाना भी नहीं पहुँचा है और क्लियर नहीं हो रहा है, तो परेशानी तो होना ही है। किसान तो निरा उसी पे आश्रित रहता है बेचारा, जल्दी देखे। और भी किसान वापस जा रहे हैं यहाँ से? और अभी 2-4 किसान गए हुए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? वही जल्दी से जाने लेना चालू हो जाए सर। वहीं अन्य किसान बताते हैं कि समर्थन मूल्य की तारीख में लगातार परिवर्तन होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल रहा तो उन्हें मजबूरी में कम कीमत में बिचौलियों को धान बेचना पड़ेगा। धान खरीदी नहीं होने के विषय पर जब हमने सहकारी समितियों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारी अधिकारी बालाघाट गए हुए हैं, बस उनके पास इतनी ही जानकारी है। धान खरीदी कब से शुरू होगी इस विषय पर जानकारी उन्हें नहीं है। आप लोग तो वहाँ बालाघाट गए हैं? क्यों? वो क्या आज किसी व्यापार के ऊपर सपना है, बोल रहे थे खरीदी कहाँ दे रहे कहाँ नहीं सेंटर। अच्छा, तो धान खरीदी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई आपके यहाँ? नहीं हुई है अभी तक। क्यों नहीं हो पा रही स्टार्ट? क्या बारदाना भी नहीं आया, स्थायी जगह भी नहीं बतवाए हैं, इसके लिए अभी हो गए हैं। अब बालाघाट क्या होता है तो पता चलेगा।
लालबर्रा जनपद शिक्षा केंद्र के तत्वाधान में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर 2 दिसंबर को स्थानीय हाई स्कूल मैदान में दिव्यांग बच्चों के लिए विकास खंड स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 50 मीटर दौड़, रंगोली, कुर्सी दौड़, मटकी फोड़, ट्राईसाइकिल और पुष्प सज्जा सहित अन्य प्रतियोगिताएं संपन्न करवाई गई। इस प्रतियोगिता में विकास खंड अंतर्गत शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक अध्ययनरत 32 दिव्यांग छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। सुनिश्चित कर रहे हैं आप लोग कि वास्तव में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लोगों का मनोबल बढ़ेगा बच्चों का, उसमें आप लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा है कि आपने पालक को भी लेके साथ में आगे बच्चों को भी लाए। लगभग दिन भर का कार्यक्रम रहा होगा। सुबह से आप शाम तक यहाँ बैठे उसके लिए आज विकासखंड स्तरीय दिव्यांग छात्र छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर जिला शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार संपन्न किया जा रहा है। कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की? इस खेल कूद प्रतियोगिता में दिव्यांग छात्र छात्राओं की कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता, 50 मीटर दौड़ प्रतियोगिता, 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता है, ट्राईसाइकिल दौड़ प्रतियोगिता है, चित्रकला है, रंगोली है। इस प्रकार से विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन आज यहाँ 2 दिसंबर को नोवेल्टी हाउस गली में संचालित वैशाली राज पुरोहित के कारखाने का पुनः निरीक्षण किया गया। इस दौरान राज पुरोहित के कारखाने में अवैध रूप से भट्टा संचालन करना पाया गया और स्वच्छता व सफाई को लेकर लापरवाही बरतना भी पाया गया। इस कारखाने के संचालक द्वारा प्रशासन से 1 माह का समय मांगा गया था, जिस पर प्रशासन द्वारा कारखाने के संचालक को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमानुसार संचालित करने के लिए समय भी दिया गया था। इसके बाद भी राज पुरोहित के संचालक द्वारा 1 माह में नियमानुसार कारखाने का संचालन करना नहीं पाया गया। इस प्रतिष्ठान द्वारा रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित भट्टे को पंचनामा कार्यवाही कर सीज करने की कार्यवाही की गई। इसी तरह टीम द्वारा हनुमान चौक गोंदिया रोड स्थित क्लासरूम कैफे में छापामार कार्यवाही की गई। क्लासरूम कैफे में कार्यवाही के दौरान एक्सपायरी डेट के ब्रेड के पैकेट पाए गए, जिन्हें निष्क्रिय किए जाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने लेकर पंचनामा कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान कैफे संचालक संबंधित विभाग से अनुमति व लाइसेंस के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। संचालक द्वारा बताया गया कि लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है। कलेक्टर दीपक आर्य ने आज 2 दिसंबर को शहर के वेनगंगा नदी के छोटे पुल पर बनाए जा रहे स्टॉप डैम का निरीक्षण किया। छोटे पुल पर पानी रोकने के लिए स्थायी संरचना तैयार करने की संभावनाओं पर चर्चा की। कलेक्टर श्री आर्य ने इस दौरान अधिकारियों से कहा कि वेनगंगा नदी के पास ऐसी संरचना का निर्माण करने की जरूरत है जिससे नदी में अधिक समय तक पानी एकत्रित रह सके। गर्मियों के दिनों में नदी में पानी एकत्र रहेगा तो आसपास के क्षेत्र के जल स्रोतों में भी पानी उपलब्ध रहेगा। इस दौरान वेनगंगा संभाग के कार्यपालन यंत्री श्री शुक्ला ने बताया कि छोटे पुल पर पानी रोकने के लिए स्थायी संरचना बनाने से कुछ दिनों में नदी में शीर जमा होने लगेगी और वर्षा के दिनों में बाढ़ आने पर पानी के तेजी से निकलने में परेशानी होगी। इस दौरान छोटे पुल पर बनाए जा रहे स्टॉप डैम की ऊंचाई बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर दीपक आर्य ने आज 2 दिसंबर को नगर पालिका के अधिकारियों के साथ मोती तालाब के पार पर उगाई झाड़ियों के सफाई के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तालाब के पार के चारों ओर उगी झाड़ियों की कटाई और सफाई का कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तालाब के चारों ओर लगी जाली को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें पेंट करने और पार पर प्योर ब्लॉक लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मोती तालाब गार्डन का भी निरीक्षण किया और गार्डन को व्यवस्थित और आकर्षक स्वरूप प्रदान करने के लिए गार्डन की क्यारियों में लगे मेहंदी को हटाने और उसके स्थान पर अन्य प्रजाति के पौधे लगाने के निर्देश दिए।
झाड़ फूक की आग में लामता के नरसिंगा निवासी 84 बाबा ने अपने आश्रम में एक महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में विधान सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने 84 बाबा उर्फ लालचंद बिरनबार उम्र 75 वर्ष को आजीवन कारावास और 29,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार रामपायली थाना क्षेत्र की महिला की तबीयत खराब होने के कारण वो 5 मार्च 2012 को 84 बाबा के आश्रम नरसिंगा गई हुई थी। इस दौरान 84 बाबा ने अपनी तबीयत खराब होने का कारण बताया और आश्रम में 5 दिन रुकने की बात कही। इस दौरान महिला अपने बेटे के साथ आश्रम में रुक गई। तभी 84 बाबा द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना दिनांक 9/3/2012 की है। लावली निवासी एक महिला ने उसकी अक्सर तबीयत ख़राब रहती है, तो वो नरसिंगा आश्रम जो है झाड़ फूक के हिसाब से इलाज करवाने के लिए गई थी। वहाँ पर 84 बाबा नाम के एक व्यक्ति ने उसके साथ झाड़ फूक के बहाने से बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दिया। न्यायालय में जो महिला है उसके बयान के आधार पर आज माननीय न्यायालय ने आरोपी 84 बाबा को धारा 376(1) में आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है तथा धारा 342 में 1 वर्ष और 1,000। उकवा सिंडिकेट बैंक में कैशियर के पद पर पदस्थ जितेंद्र सिक्का उम्र 30 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जितेंद्र अपने परिवार के साथ बालाघाट 1 दिसंबर को खरीदी करने आए थे। इस दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों ने जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा सभी प्राचार्यों की बैठक ली गई। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि शासन द्वारा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए सभी स्कूलों में तैयारी अच्छी तरह से हो, छात्रों को परीक्षा में किसी तरह की परेशानी ना हो, इन सब बातों को लेकर प्राचार्यों की बैठक ली गई है। प्राचार्य की बैठक का उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि अभी 5वीं और 8वीं शासन ने इस बार निर्णय किया कि ये परीक्षा होंगी, ये एक प्रकार की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। इस संबंध में जिले का रिजल्ट अच्छा जाए, जो लोग अभी से तैयारियां शुरू करते हैं। क्योंकि बच्चे का परीक्षा इस बार नहीं, अभी तक 4th क्लास तक परीक्षा नहीं हुई हैं, तो उनको परीक्षाएं देने का अनुभव नहीं होता है। इस संदर्भ में इनसे बोला गया है कि सभी प्राचार्य अपने प्रधान पाठकों को निर्देशित करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों की परीक्षाएं करवाई जाएँ, उनका सिलेबस पूर्ण करवाया जाए और अच्छा परिणाम, जिले का परिणाम 100% बोर्ड परीक्षाओं में आए। जिले के सभी 13 महाविद्यालयों सहित मध्य प्रदेश के सभी 52 सीटों के महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों ने छिंदवाड़ा स्थित महाविद्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। बालाघाट के अतिथि विद्वानों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वादा किया गया था कि उन्हें नियमित करने के लिए पहल की जाएगी, लेकिन उसके पहले ही पीएससी परीक्षा से चयनित प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है। ऐसे में उनके भविष्य की चिंता उन्हें सताने लगी है। इसीलिए इन सब बातों को देखते हुए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के सभी अतिथि विद्वान उपस्थित हैं और बालाघाट से शासकीय जितने भी 13 महाविद्यालय हैं 100% अतिथि विद्वान उपस्थित हुए हैं। क्योंकि जो 12 तारीख को उनने आश्वासन दिया था नीलम पार्क में कि हम आपको क्या कर रहे हैं, नियमित करेंगे, उसके बाद पीएससी वालों को नियमित करेंगे, उनकी धोखाधड़ी के कारण आज हम लोगों ने यहाँ पर एक रैली निकाली है और जब तक हमको यहाँ पर हाथ में जब तक हमको पेपर्स नहीं मिल जाएंगे ये रैली अनिश्चितकालीन रहेगी। एक दिन पहले जिला अस्पताल में आकस्मिक वार्ड की शुरुआत की गई है, जिसके बाद सर्जिकल वार्ड सहित अन्य वार्ड को आकस्मिक वार्ड के निकट शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे इन वार्डों में भर्ती मरीजों को बेहतर सुविधा और चिकित्सकों की सुविधा जल्द मिलने की बात कही जा रही है। वहाँ हमने कैजुअलिटी और आर्थोपेडिक सर्जिकल वार्ड वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं और आइसोलेशन वार्ड यहाँ सिर्फ अपना रखे हैं। अभी बर्न यूनिट का वहाँ पे जगह नहीं बन पा रही है, जैसे कुछ हो जाता है तो वहाँ भी कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। सर यहाँ के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है? यहाँ पे कलेक्टर साहब के निर्देशन में यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन रूम रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कक्ष रहे यहाँ पे, और सामने ओपीडी जो चल रही 9 से 4 वो चलेंगे यहाँ पे। सामने जो बना हुआ उसको कुछ तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। सर आकस्मिक चिकित्सा में सर भविष्य में किस तरीके की सेवाएं दे पाएंगे चिकित्सक? अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले। यहाँ पे कोई पेशेंट आता तो हमने उसके लिए अच्छे तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स, पलंग सब व्यवस्था करके रखे हैं और अभी यूज़ भी हो रहे हैं
जैसे पेशेंट आएगा सबसे पहले वहीं रहेगा और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनने वाला है जल्दी से, वहाँ पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन होगा और तुरंत वहाँ पे दवाई उनका इलाज शुरू हो जाएगा। किरनापुर जनपद पंचायत किरनापुर के सीईओ वीपी श्रीवास्तव द्वारा सोमवार को अपने अधीनस्थ कर्मचारी को डांट फटकार कर लगाने के उपरांत महिला कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 पार्वता बिसेन की तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने पर साथी कर्मचारियों द्वारा श्रीमती बिसेन को किरनापुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उनके परिजनों द्वारा आगे के इलाज के लिए चिकित्सक की परामर्श पर बालाघाट ले जाया गया। इस संबंध में पीड़ित महिला कर्मचारी पार्वता बिसेन ने बताया कि किसी काम से कार्यालय में सीईओ साहब के चैम्बर में वो गई थी। उसके बाद वार्तालाप के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई, मुझे कुछ मालूम नहीं और कार्यालय के कर्मचारियों ने ही मुझे अस्पताल लाया। इस मामले में ऑफिस में किसी को अटैक आने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक कर्मचारी को सूचना के अधिकार के संबंध में नोटिस तामील नहीं कराई गई। पूछने पर अनभिज्ञता जाहिर की गई। वे ऑफिस में लेट आती हैं और काम भी नहीं करती हैं। अटैक कहीं मेरे को कोई जानकारी नहीं कि किसको अटैक आ गया। हाँ, आज मेरे एक कर्मचारी जो है पार्वता बिसेन है यहाँ पे, तो अभी एक सूचना के अधिकार का चूँकि ये देखते हैं हमारे यहाँ सेक्शन, इन्होंने अभी एक सूचना के अधिकार में हमने 29 तारीख की डेट रखी थी। एक तो उसमें उनने तामील नहीं कराया, उसको सूचना नहीं थी, वो आदमी आ नहीं पाया, या सूचना दी तो इनके पास कोई पावती नहीं थी 29 तारीख को। इसीलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको दोबारा एक सूचना जारी कर दो और अगली डेट 10 तारीख रख दो। पर इस बार की सूचना रजिस्टर्ड डाक से और एक अलग से कर्मचारी से किसी से भिजवा देना। 29 तारीख के बाद 30, 1 और आज 2 तारीख हो गई। आज मैंने फिर से पूछा उनसे बुला के कि क्या आपने तामीली करा दी, रजिस्टर्ड डाक भेज दिया? बोले साहब नहीं भेजा। उनका क्यों नहीं भेजा? अगर ये दोबारा डाक भी अगर आप तामील नहीं कराओगे, इस बार भी रह जाएगा, तो ये पेशी लगेगी कहाँ? अपील में, भोपाल में। तो इसमें खंड पंचायत अधिकारी हमको पेशी करने जाना पड़ेगा, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप लापरवाही करते हो, ऑफिस भी लेट से आते हो और जो महत्वपूर्ण काम होता है उसमें काम भी नहीं करते हो। ये तो गलत बात है। बीते दिनों देश के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों द्वारा उन्हें जिंदा जला दिया गया। इस बात पर विरोध जताते हुए शहर के युवाओं ने प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने बताया कि लगातार इस तरह की घटना के विरोध में उनके द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया है। यह मांग रखी गई है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरह के अपराध करने वालों में खौफ पैदा हो। देखिए, देश प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, हमारी बहन बेटियों के साथ में जो अप्रिय घटना आए दिन जो घटित हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, ऐसे जघन्य अपराधों के लिए हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सजा तो निर्धारित कर दी कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा, अगर अपराधी का अपराध स्पष्ट होता है तो उसे सजाए मौत दी जाती है, यानी कि फांसी दी जाती है। परंतु आज तक कोई भी अखबार, डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमें आज तक ऐसी जानकारी नहीं लगी कि ऐसे आरोपियों को कभी फांसी दी गई हो। दूसरी बात, जैसे हम अनेकों विकासशील देशों की बात करते हैं, जैसे कि ईरान, इराक और दुबई जैसे बड़े देशों की, जहाँ पर ऐसे जघन्य अपराधों के लिए बीच चौराहे पर गोली मार दी जाती है, सड़क पर फांसी दी जाती है, जिस कारणवश वहाँ पर एक ऐसा माहौल पैदा होता है कि ऐसे अपराध करने वालों में अंकुश लग चुका है। वहाँ पर ऐसे अपराध बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। उसी प्रकार हमारी बहन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हैदराबाद तेलंगाना में जो एक घटना घटी है, जिसमें बहन के साथ में बलात्कार करके उनको जिंदा जला दिया गया, ये घटनाएँ रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिनों दिन इन पर वृद्धि होते जा रही है। इसीलिए हम भारत देश की सरकार से मांग करने आए हैं कि ऐसा कड़ा कानून या कड़ा प्रावधान लेके आए जिससे बलात्कारियों के मन में भय उत्पन्न और उस भय और डर से इन बलात्कार की घटनाओं पे अंकुश लग सके। आज हमने जितने भी सांसदों को जिताया है, हमने जो अपने जितने भी जनप्रतिनिधियों को यहाँ से भेजा है, उन जनप्रतिनिधियों से ये मांग करते हैं कि वो संसद में इस बलात्कार जैसी घटनाओं के लिए आवाज़ उठाएं और भारत सरकार के ऊपर में दबाव बनाए कि जल्द से जल्द इसके ऊपर में शीघ्र अतिशीघ्र ऐसा कानून लाया जाए जिससे बलात्कारियों के मन में भय उत्पन्न हो। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के 16 शिक्षकों को 20-50 के फॉर्मूले के तहत आवश्यक सेवानिवृत्ति दे दी गई है। इसके विरोध में 2 दिसंबर को बालाघाट में भी शिक्षकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।
उपस्थित शिक्षक संघ और शिक्षकों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन का यह फैसला तानाशाही पूर्ण है। इस फैसले का राज्य अध्यापक संघ, राज्य शिक्षक संघ, नियमित शिक्षक संघ और सभी शिक्षकों ने विरोध जताया है। पूरे मध्य प्रदेश के हर विकास खंड में मध्य प्रदेश शासन ने जो कल हमारे 16 साथियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति करी है तानाशाही पूर्ण ढंग से, इसका विरोध राज्य अध्यापक संघ, राज्य शिक्षक संघ और हमारे नियमित शिक्षक साथी सभी मिलकर के आज हम लोग कलेक्टर महोदय के, तहसीलदार महोदय के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर विकास खंड से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इस तुगलकी आदेश को तत्काल वापस लें। इसके लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस बात का विरोध उपस्थित अन्य शिक्षकों ने भी जताया और एक स्वर में शिक्षकों की लड़ाई लड़ने की बात कही। मांग पूरी नहीं होने पर आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अशोभनीय एक आदेश जारी किया है और हम इसे तुगलकी आदेश कहेंगे। इससे पूरे प्रदेश में क्यों आदेश जारी किया उन्होंने? जो हमारे 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई, उसमें आदेश जो जारी हुए हैं उसमें कोई कारण नहीं बताया गया है कि 20-50 का फार्मूला है या उनने क्या अपराध किया, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। केवल आदेश में है कि आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है। इस तरह से ये तुगलकी आदेश आज उन 16 परिवारों के परिवार के लिए जीवन मरण का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। हम सारी उम्र इस सेवा में लगाते हैं और एकाएक यदि हमारे साथ में ये घटना घट जाए, इस प्रकार से आदेश जारी हो जाए तो परिवार का क्या हाल होगा, ये आप सभी लोग सोच सकते हैं। नहीं होना चाहिए। 20-25 का अगर आप चाह रहे हैं कि 20 से हो जाए, मतलब 50 साल में आप सेवानिवृत्ति, क्या इसी डिपार्टमेंट क्यों, इसी विभाग में क्यों? हर जगह पे शिक्षक ही दिखते हैं। हम लोग का क्या दोष है? जबकि हम लोग इतना इस लायक बच्चों को बना रहे हैं, उसके बाद में अगर ऐसे इस टाइप का प्रेशर रहेगा शासन का, तो आने वाले जो और भी शिक्षक बंधु उन लोग क्या कर पाएंगे? तो हमें शासन से ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो नीति निकाले हैं आपका, ये जो ऑर्डर है इसको। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सहकारी समिति कर्मचारियों ने किया धान खरीदी का विरोध, 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। नक्सलियों द्वारा अपहरण किए गए नेगलाल का मिला कंकाल, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश शासन के विरोध में जिला पंचायत और जनपद सदस्य ने दिया धरना। छिंदवाड़ा में किया अतिथि विद्वानों ने विरोध प्रदर्शन, नियमितीकरण के लिए की आवाज बुलंद। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर कार्यवाही, वैशाली राजपुरोहित के कारखाने के भट्टे सीज। कलेक्टर ने किया वेनगंगा नदी छोटे पुल स्टाफ डैम का निरीक्षण, अधिकारियों से की चर्चा। दुष्कर्म के मामले में 84 बाबा को आजीवन कारावास, झाड़ फूंक के नाम पर घटना को दिया था अंजाम। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा की बेहतर परिणाम देने कलेक्टर ने ली प्राचार्यों की बैठक। और जिले भर में शिक्षकों ने जताया 20-50 फॉर्मूले के तहत 16 शिक्षकों के आवश्यक सेवानिवृत्ति का विरोध। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।